मैंने 4 साल फील्ड पे काम किया है। डीएनए पब्लिकेशंस, देन मिड डे में काम किया है। मुझे सच में बताऊं तो मुझे कैमरा ये बहुत फैसिनेट करता था। सबसे बेस्ट जो मैंने ड्रीम अचीव करने की जो कोशिश की थी वो था मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट। मैं जर्नलिज्म में आना ही नहीं चाहती थी, मैं मीडिया में कभी आना ही नहीं चाहती थी। और उस वक्त बोलना कि ढंग के कपड़े, बॉडी शेमिंग, ये सब चीजें होती हैं। कंपैरिजन तो घर में भी होती है, बाहर भी होती है। तो जवाब कैसे वही मिलना चाहिए जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा शायद एडिटर सुन के खुश हो जाए और शायद अच्छा जॉब दे दे। मीडिया की जहां तक बात है, न्यूज मीडिया की जहां तक बात है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो कि थोड़ा सा बायस जर्नलिज्म बहुत ज्यादा है, वन साइडेड जिसको हम बोलते हैं। पैशन है मीडिया का आजकल का कि जो रूलिंग में है, जो पावर में है, उससे रिलेटेड ही ज्यादातर पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं, जो अपोजिशन में उसके बारे में कभी बताया नहीं जाता है। फिल्म्स हमारी अगर दो चीजों के बारे में अगर थोड़ी मैच्योर हो जाए तो अच्छी बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्वीकिंग द हिस्ट्री कंटेंट जो रहता है, बहुत सारी चीजें, ये तो मैं ओपनली बोलती हूँ कि लोग जैसे संजय लीला बंसाली है जो हिस्ट्री के आड़ में जाके जो प्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिव लग्जरी बोल के, क्रिएटिव फ्रीडम बोल के, मतलब देयर इज नो रूम फॉर टिपिकल बॉलीवुड लव दैट वी सी इन एवेंजर्स में भी लव स्टोरीज हैं। आज का इंटरव्यू है एक ऐसे ही अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ जो कि है एक सुपर टैलेंटेड मॉम, जो कि है एक सुपर टैलेंटेड वुमेन, जो कि है एक सुपर टैलेंटेड प्रोफेसर। तो जिन्होंने उनके ज़िंदगी में कई सारे किरदार निभाए हैं। मीडिया फील्ड्स में आने के बाद एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट, एक प्रोफेसर, ऐसे एजुकेशनल फील्ड में उन्होंने अपना काम काफ़ी सारा काम किया है। तो आज उनके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानते हैं, उनसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। सबसे पहले शुक्रिया अपना टाइम हमें देने के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हर एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है अपनी फैमिली, तो हम सबसे पहले आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, और सबसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा के बारे में जानना चाहेंगे। श्योर। मैं पुणे में ही मेरा जन्म हुआ है और पुणे में ही मेरा स्कूलिंग, एजुकेशन पूरा यहीं पे हुआ है। मैं टिपिकल पुनेरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो माँ है, शी हैज़ बीन इनटू द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में रह चुकी हैं और शी वाज MD ऑफ महाराष्ट्र प्रिंटिंग प्रेस एंड देन शी टुक VRS आफ्टर दैट। एंड मेरे जो पापा हैं, मेरे जो फादर हैं, इज़ अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, काफ़ी बड़े पत्रकार रह चुके हैं और पत्रकार होने की हैसियत से काफ़ी बड़े बड़े ओहदे पर भी उन्होंने काम किया है। जैसे एक आध जो रिसेंटली उन्होंने रिटायर होने से पहले काम किया था, वो था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे वो, और सेक्रेटरी जनरल। तो ये तो मेरे माँ बाप के बारे में है। और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ। और उन्होंने मतलब उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था कि कोई भाई या बहन की ज़रूरत नहीं है, इसको ही हम बड़ा करके जो भी है हम पूरा इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये विचार उनके पहले से थे। तो ये हो गया माँ बाप के बारे में। मेरी इतनी ही फैमिली है एज फार एज माई पेरेंट्स साइड इज कंसिडर्ड। मेरी शादी को भी अभी 8.5 साल हो चुके हैं। मेरे पति जो हैं वो IT फील्ड से हैं और वो अभी झंसार नाम की कंपनी में काम करते हैं। एंड ही हैज़ बीन इन पुणे। वो बड़ौदा से हैं, एक्चुअली मराठी ही हैं लेकिन बड़ौदा से हैं। और उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे मैं और वो और मेरा 5 साल का बेटा है, वो हम साथ रहते हैं। अभी ये जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है, मेरे पापा की नौकरी की वजह से, क्योंकि उनका जॉब जो था वो दिल्ली में था, बिकॉज बीइंग फ्रॉम मीडिया, दिल्ली इज़ द हब फॉर मीडिया एज वी ऑल नो। तो इसकी वजह से मेरा स्कूलिंग थोड़ा बहुत दिल्ली में हुआ है, पुणे में ज़्यादातर हुआ है, और कॉलेज की पूरी पढ़ाई मेरी पुणे में ही हुई है, सेम फील्ड से। और उसके बाद मैंने 4 साल फील्ड पे काम किया है। डीएनए पब्लिकेशंस, देन मिड डे में काम किया है, सका ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, ऐसे अलग अलग जगह पे काम किया है। उसके बाद मैंने टीचिंग वॉज नेवर ऑन माई लिस्ट। मेरा टीचिंग में आने का कोई प्लान नहीं था, बट ऐसा बोलते हैं कि बेस्ट थिंग्स हैपन जस्ट
बाय चांस और बाय फ्लू, बट वैसा ही हुआ मेरे साथ भी कि 2013 में मुझे अपॉर्चुनिटी, मेरे ही सर ने बोला कि तुम कर ही रही हो रिपोर्टिंग तो हमारे यहाँ आके एक बार लेक्चर ले सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ी शाय हूँ। तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने कैसे बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया से बिलोंग करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं कि जो कैमरा के सामने बैठ के बोलती है तो स्टेज फियर नहीं है। तो गई तो मैं बहुत नर्वस थी, तो रिपोर्टिंग के ऊपर बोल तो दिया मैंने बोलने के बाद, लेकिन वो इतना अच्छा हुआ लेक्चर कि उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने जॉब ही ऑफर कर दिया मुझे। तो ऐसे मतलब मैंने बोला कि ठीक है ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो उस वक्त की जर्नी जो 2013 में शुरू हुई वो अब तक अच्छी से चल रही है एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। और थैंक गॉड अभी तक कोई बुरा फीडबैक नहीं आया है। बिल्कुल, आपने अभी तक आपकी जो जर्नी रही है, आप काफ़ी अच्छे मुकाम पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन जब हम बचपन में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तब हमें नहीं समझ में होता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हमें वो चीज़ फैसिनेट करती है कि हाँ मुझे वो टेथोस्कोप पसंद है, मुझे वो वाइट कोट पसंद है, तो मुझे डॉक्टर बनना है। तब अब जब आप छोटे थे, जब आप अपने बचपन में थे, तब आपको ऐसा कौन सा फील्ड था जो आपको तब के टाइम पे फैसिनेट करता था जब आप बच्चे थे? मुझे सच में बताऊं तो मुझे कैमरा ये बहुत फैसिनेट करता था कि मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद था। तो उस वक्त जो एक बोलते हैं छोटे बच्चे के हिसाब से एक ड्रीमी वर्ल्ड जो रहता है, मुझे उस वक्त ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ये स्टार्स बड़े अच्छे लगते थे मेरे स्कूल और कॉलेज के डेज में। और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे भी ऐसे बनना है, वैसे बनना है। बट सबसे बेस्ट जो मैंने ड्रीम अचीव करने की जो कोशिश की थी वो था मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट। अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन मैंने वही नॉलेज मेरे टीचिंग में इम्प्लीमेंट किया तो वहाँ पे उतना ही अच्छा रिस्पांस मिला। और शायद यूपीएससी में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब आई वांटेड टू गो फॉर आईपीएस। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मुझे आईपीएस में बहुत दिलचस्पी थी। आई वांटेड टू गो इन सर्विसेज। तो हर किसी के ज़िंदगी का स्कूल लाइफ, हाई स्कूल लाइफ एक बहुत मायने रखता है, एक माइलस्टोन जैसा होता है वो। हम उसके स्कूल टाइम पे काफ़ी सारी मेमोरीज बनाते हैं, काफ़ी सारे दोस्त बनाते हैं। तो आपकी स्कूल लाइफ का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा था, और ऐसी कौन सी मेमोरी है आपके दोस्तों के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे स्कूल के मेमोरीज से ज़्यादा मेरी कॉलेज की मेमोरीज ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि स्कूलिंग मेरा थोड़ा पुणे और बॉम्बे और दिल्ली ऐसा मिक्स हुआ है। क्योंकि मेरे पापा की जॉब की वजह से थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा हुआ है। लेकिन स्कूल में मेरी मेमोरी जो रही है वो है कि मैं मराठी होने के बावजूद भी जब मैं दिल्ली से पुणे आई तो उस वक्त मुझे मराठी ज़रा भी नहीं आती थी। तो उनको लगा था कि शायद मैं मराठी हूँ ही नहीं। उस वक्त उन्होंने ये बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, इफ द नेम सजेस्ट, नेम से हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो नेम सजेस्ट करता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे, तो मैं हिंदी में ही बात करती थी या फिर अंग्रेजी में बात करती थी। मैं मराठी मुझे सीखते सीखते, मतलब मेरी ही जन्मभूमि है पुणे, लेकिन फिर भी मुझे बात करते करते ऑलमोस्ट मुझे 2-2.5 साल लगे। ओके, तो जब आप स्कूल के टाइम पे थी, तो अब आपका छोटा बच्चा भी स्कूल के टाइम पे है, तो जब उस टाइम की लाइफ को आप देखती है, अपने पास को जब देखती है और अब का देखती है, तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? बहुत बड़ा डिफरेंस ओके। क्योंकि अगर मैं अपने बेटे से अपनी कंपैरिजन करूंगी तो अब वो तो अभी 5.5 साल का है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूंगी तो मैं कहूँगी कि आई एम नोवेयर क्लोज टू व्हाट ही इज राइट नाउ। मेरा बेटा अभी जितना 5 साल की उम्र में जितना समझता है, जितना वो जानता है, शायद ही 5 साल की उम्र में मैं इतना भी समझ सकती थी। उसकी मैच्योरिटी और सब कुछ समझने की जो एक लेवल है, या उसका स्टडी भी है, वो काफ़ी अलग है, काफ़ी आगे है। हमारे ज़माने से तो काफ़ी आगे है, बहुत ही आगे है। तो हमें ये भी जानने को मिला कि आपने पुणे यूनिवर्सिटी से एमए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कंप्लीट किया है। तो इसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी? मतलब कई बार होता है ना कि हमें ये चीज़ नहीं करनी होती, लेकिन वो लिखी हुई होती है, तो हम उस फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ करने से पहले हमारी थिंकिंग क्या होती है, वो थिंकिंग आपकी हम जानना चाहेंगे। वो थिंकिंग मेरी थी ही नहीं। मैं जर्नलिज्म में आना ही नहीं चाहती थी, मैं मीडिया में कभी आना ही नहीं चाहती थी। मेरा बीए साइकोलॉजी हुआ है और मैं साइकोलॉजी में आई वॉज अ रैंक होल्डर इन द यूनिवर्सिटी, और मैं एमए साइकोलॉजी करना चाहती थी, मतलब मैं साइकोलॉजी में आगे जाना चाहती थी। और मेरे टीचर्स भी कहते थे कि काफ़ी आगे जा सकती है, कि पोटेंशियल है। लेकिन उस वक्त और आज भी लोग ऐसे समझते हैं साइकोलॉजी पढ़ना मतलब वो
पागलों का है, ये है, तो इसमें नहीं जाना चाहिए, लोग आगे जाके पागल हो जाते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस था, तो जस्ट बिकॉज मेरे पापा थे उसमें, इसलिए माई मदर एंड द अदर फैमिली मेम्बर्स, इन्होंने बोला कि हाँ आप मीडिया में जाओ, ये करो। जस्ट एंट्रेंस दिया, क्लियर हो गई, लेकिन मुझे मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उस वक्त मेरे ऊपर काफ़ी बड़ा वेटेज था, क्योंकि मैं, बिकॉज अगेन द सेम थिंग कि मेरे पापा जर्नलिस्ट हैं, तो इतने बड़े जर्नलिस्ट की बेटी सीखने आ रही है तो उसको तो नॉलेज होना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं आता था। तो वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी मैं नहीं हूँ कहीं पे भी नॉलेज के मामले में। और आज कुछ और बात है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये भी और चीज़ जानने को मिली कि आपने कथक डांसिंग में भी डिप्लोमा किया था। ये तो चीज़ काफ़ी अलग है इन सारी चीज़ों से। तो कथक डांसिंग का उस टाइम का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था, उसके पीछे की इंस्पिरेशन कौन थी, ये हम जानना चाहते हैं। उसके पीछे की इंस्पिरेशन वो सारी घर की मेरी मौसी और चाची और ये सब औरतें थी। बिकॉज मैं बहुत पहले से मतलब स्कूल कॉलेज में काफ़ी टॉम बॉयज रही हूँ। मुझे लड़कियों की चीज़ें या इनमें ज़्यादा ये नहीं था कि मतलब सजना संवरना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी कभी भी। तो मेरी बाकी की बहनों के कंपैरिजन में मुझे हमेशा ये होता था कि ये लड़की जैसे रहती नहीं है, ये वो। तो ये उसके लिए वो कहते हैं ना, चिढ़ आती है फिर एक सर्टेन एज में आपको कि ऐसा क्यों, कि मैं ये कुछ अचीव नहीं कर सकती, वो इतना अच्छा सुंदर दिखती हैं, वो सुंदर डांस करती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और उस वक्त बोलना कि ढंग के कपड़े, बॉडी शेमिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। कंपैरिजन तो घर में भी होती है, बाहर भी होती है। तो उसकी वजह से वो चिढ़ में आके मैंने कहा मैं सीखूंगी, और मैंने वो सीखा। ना कि मुझे कोई भी डांस का कोई अंग नहीं है। वो बोलते हैं डांस आपके बॉडी में होता है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, वो इट्स ट्रू। मुझे कुछ भी नहीं था, मुझे बस मैंने वो जिद के लिए मैंने वो सीखा। आगे जाके मुझे उसके लिए 2 बार अवार्ड्स भी मिले, एक डिवोट परफॉर्मेंस के लिए नेशनल लेवल पे मिला और एक सोलो परफॉर्मेंस के लिए मिला। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में सारी चीजें बाय फ्लूक ही हुई हैं, लेकिन वो काफी अच्छे लेवल पे जाके रुकी हैं। तो स्कूल लाइफ के बाद ये सारे कॉलेज लाइफ शुरू होने के बाद, मतलब कॉलेज लाइफ तो ऐसे पल होते हैं जो हम जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते। ऐसे कई सारे लम्हे हम साथ अपने दोस्तों के साथ जीते हैं, मतलब वो माइलस्टोन की तरह एक होता है, ऐसा पड़ाव होता है वो। तो कॉलेज लाइफ की कई सारी मेमोरीज जो होंगी, तो उनमें से एक बेस्ट और एक वर्स्ट मेमोरी आप जो शेयर करना चाहेंगी। बेस्ट मेमोरी मेरी जो बैचलर्स लाइफ जो रही है, मेरी बैचलर्स एजुकेशन की जो लाइफ रही है, वो सारे 5 साल मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। क्योंकि पता नहीं, आई वॉज ऑलवेज अ फ्रंट बेंचर, मैं बैक बेंचर नहीं थी। तो पहले क्योंकि कॉलेज में सीरियस रहना ये सब बहुत था दिमाग में कि नहीं, अब एक स्कूल की पढ़ाई इधर उधर हो गई है तो कॉलेज में एकदम अच्छे से करना है, तो वो होता था। और उसकी वजह से काफ़ी अच्छे से अप्रोच करना टीचर्स को, काफ़ी अच्छे से। तो मेमोरी ऐसी सबसे बेस्ट ये रही थी क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन डे पे, मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ तो हमारा सेंड ऑफ था। तो सेंड ऑफ के वक्त मैंने एचओडी से लेके जो हमारे प्रिंसिपल थे उन सबकी मिमिक्री की थी, और उन्होंने खुद मुझे उसके लिए खास आके मतलब बोला था सबके सामने, उन्होंने तारीफ की थी। तो वो तारीफ जिंदगी भर याद रहेगी मेरी, क्योंकि उन्होंने बोला था हमें ऐसे कभी ये चीज़ इन नज़रों से कभी देखा ही नहीं है, और ये डेयरिंग करके आगे आना उस वक्त, मतलब मैं अभी 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त टीचर्स के सामने ऐसे आना और उनकी मिमिक्री करना एचओडीज की वगैरह, वो बहुत उनके लिए अलग था, लेकिन उनको मज़ा आया। तो ये एक अच्छी मेमोरी है मेरी, बहुत अच्छी। वर्स्ट मेमोरी ऐसी है नहीं मेरी, लेकिन हाँ मेरी वर्स्ट मेमोरी एक ही है कि आर्ट सर्कल जो रहता है कॉलेज में, मतलब वो ड्रामा और इसमें जो रहता है उसमें मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग का था शौक, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं एक्ट्रेस के रोल के लिए मैं जाने वाली थी, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो मैं एक्टर से थोड़ी बड़ी दिख रही थी, और एक्टर जो था वो काफ़ी दुबला पतला था। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हीरोइन बड़ी दिखेगी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था, और फिर मैंने वो छोड़ दिया था पूरा ही। तो उसके बाद मैं आर्ट सर्कल में कभी गई नहीं, क्योंकि वो पहले से हमेशा रहा था मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा लंबी है, हमें बहुत बात करने में दिक्कत होती है। ये हुआ था बहुत पहले से, क्योंकि उस वक्त लड़कियां इतनी लंबी चौड़ी नहीं रहती थी। मेरी जो पैदाइश और जो अपब्रिंगिंग है वो थोड़ी दिल्ली मिक्स है, तो जिसकी वजह से थोड़ा वो लुक अलग है थोड़ा। तो कॉलेज लाइफ दोस्तों के बिना तो बिल्कुल अधूरी सी होती है। तो
कॉलेज के टाइम के दोस्त ज़िंदगी के लिए सारे साथ हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्तों को आप हाईलाइट करना चाहेंगी, मेंशन करना चाहेंगे जो आपके काफ़ी क्लोज थे, जिनके थॉट्स आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे, या फिर वो पार्टनर इन क्राइम ऐसे आपके दोस्त जो है उनको आप मेंशन करना चाहेंगे? मेरे मास्टर्स का जो मेरा मास्टर इन जर्नलिज्म का जो मेरा 2 साल था, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने एक तरह से क्या बोल सकते हैं, आज की भाषा में बोले तो कांड किए हमने बहुत। तो वो जो है वो मैंने, मेरी जो दोस्त है प्रज्ञा केड़कर या फिर अदिति, ऋषिकेश और 1 साल छोटी थी मुझसे, मतलब 1 या 2 ऑलमोस्ट 1 साल छोटी थी, लेकिन अंकिता करके है, तो इनके साथ बहुत, मतलब जूनियर्स को हमने रैगिंग नहीं किया था, लेकिन हाँ एक तरह से वो एटीट्यूड दिखा के मैं सब जानती हूँ ना, तो ये बहुत चीज़ें हमने की हैं। यहाँ तक कि जो सर हमें सिखाने आते थे, जो थोड़े हैंडसम रहते थे, उनको उनका नंबर लेके हमें मिस कॉल भी देते थे लेक्चर में। ये सारी चीज़ें मतलब एक मेमोरी है, ऐसा नहीं कि कुछ सीरियस था या फिर उससे कुछ गलत सलत चीज़ें हुई, लेकिन वो एक इनोसेंट सा फ्लर्टिंग जो रहता है वो हम करते थे, वो तो आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो उस वक्त हम करते थे, हम मिस्ड कॉल देते थे या फिर हेलो बोल के नीचे रख देते। उस वक्त पीसीओस होते थे, तो पीसीओ के ऊपर से 1 रुपए का ये डाल के, वो हम कॉइन डाल के फोन करते थे और ये कर देते थे। तो ये हमने किया है, बहुत कांड किए हैं हमने उस वक्त। सो नेक्स्ट इंटरव्यू विल बी कंटिन्यू बाय आवर कलीग अरिजीत सिंह गुप्ता। आगे चले शुरू करते हैं आगे का इंटरव्यू मैम के साथ। तो मैम, क्या मुझे आप ये बताते हैं, आपकी जब जर्नलिज्म का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, एज ए इंटर्न आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और आपके कुछ न्यूज़पेपर के ऊपर स्पेशल वर्क्स? हाँ, मैंने शुरुआत जो की थी वो फ्रीलांसिंग से की थी जब मैं डीएनए में थी। डीएनए तब नया नया लॉन्च हुआ था पुणे में, और उस वक्त फ्रीलांसिंग और रिपोर्टर्स की काफ़ी डिमांड थी न्यूज़पेपर में। तो उस वक्त मैंने शुरुआत की फ्रीलांसिंग। उस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे फीचर राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, रिपोर्टिंग से ज़्यादा। तो उस वक्त जो मेमोरीज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से मिलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके उनसे बात करना, किस तरह से बात करना, किस तरह से अप्रोच करना उनको, कि अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो उनसे कैसे बात करना, उनको जवाब कैसे वही मिलना चाहिए जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा शायद एडिटर सुन के खुश हो जाए और शायद अच्छा जॉब दे दे। तो इसके लिए ये बहुत कोशिश रहती थी मेरी कि फ्रीलांसिंग से फुल टाइम रिपोर्टर या फीचर राइटर बन जाओ। तो आप हमें ये भी बताते कि एज इंटर्नशिप के हम लोग टॉपिक पे आए, तो इंटर्नशिप करने के लिए आप जहाँ पे गई थी या आप जॉब करने के लिए जहाँ पे गई थी, वहाँ पे कुछ आपके साथ हार्ट ब्रेकिंग हुआ था, मतलब कुछ दिलचस्प जो? हाँ, मुंबई में जब मैं काम करती थी तो उस वक्त एक किस्सा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। जब ये 26/11 अटैक्स जब हुए थे, उस वक्त मैं वहाँ थी मौजूद, और उस वक्त ही मेरा ऐसा फ्रीलांसिंग ही चल रहा था, मेरा शुरुआत था मिड डे में। और उस वक्त ऐसा हुआ था कि वो अटैक जब हुआ तब मैं एक दोस्त के साथ वहाँ चर्च गेट में ही मौजूद थी जब अटैक हो रहा था। हाँ, जब अटैक हुआ था तो मुझे पता नहीं था। मेरे दोस्त का जब मुझे एक मैसेज आया कि अरे ऐसा ऐसा मुंबई में ऐसा न्यूज आ रही है, तो तू जहाँ पे भी है जल्दी घर चली जा। तो उसी दिन की बात है ना? उसी दिन की बात है। तो और उस वक्त मैं थी चर्च गेट में और मैं रहती थी कांदिवली में। इट इज ऑलमोस्ट 1.5 आवर, तो इतनी दूर थी मैं। तो वो न्यूज आने के बाद समझते समझते ही उस वक्त पुलिस अंदर आ चुकी थी जहाँ पे मैं होटल में बैठी थी, और लिटरली पुलिस ने हमें बाहर निकाला, मार के नहीं, लेकिन हाँ मतलब डंडे लेके आए थे कि चलो जल्दी जल्दी वैकेंट करना है जल्दी जगह को ये। तो वो एक बहुत बड़ी मेमोरी है मुंबई में मेरी कि जिस वक्त ये सब चीज़ें हुई, उस वक्त फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली ये तो नहीं पता, लेकिन उस चीज़ को विटनेस किया है मैंने। लोगों में जो हड़बड़ी मची थी, लोगों में जो ये एक डर था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। It was a very horrific moment. It was very horrific. तो आप हमें ये बता देते कि जब आप मतलब एज फिल्म मीडिया पे आप हो, आपके कुछ थॉट्स जो फिल्म एंड आजकल के जो मीडिया है, फिल्म एंड मीडिया पे कुछ थॉट्स? मीडिया की जहाँ तक बात है, न्यूज़ मीडिया की जहाँ तक बात है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो कि थोड़ा सा बायस जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा है, वन साइडेड जिसको हम बोलते हैं। और जो एक फैशन है मीडिया का आजकल का कि जो रूलिंग में है, जो पावर में है, उससे रिलेटेड ही ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, जो अपोजिशन में उसके बारे में कभी बताया नहीं जाता है। अनबायस्ड इसको कहते हैं जब आप बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हो। बैलेंस्ड रिपोर्टिंग आजकल
हार्डली कहीं पे मिलेगी आपको देखने के लिए। तो ये जर्नलिज्म का इशू है बहुत बड़ा, कि आज मीडिया में ये आपको वन साइडेडनेस बहुत ज्यादा। क्या आपने ये फेस किया है वैसे? हाँ, ये मैंने फेस किया है। मेरे टीचिंग में आने की वजह ये भी एक है कि बहुत ज्यादा वन साइडेडनेस या किसी के बारे में पॉजिटिव ही लिखो या पॉजिटिव ही बोलो, तो ये मंजूर नहीं था। तो ये भी एक वजह है कि मेरी टीचिंग में आने के लिए, जहाँ पे मैं अपनी मन की बात रख सकूं ठीक से, और स्टूडेंट्स को भी बता सकूं। एक जनरेशन को नर्चर करने जितनी बेस्ट बात कोई और नहीं होती है। दूसरी बात इसमें यह है कि फिल्म के बारे में जैसे आपने बोला, फिल्म्स हमारी अगर दो चीजों के बारे में अगर थोड़ी मैच्योर हो जाए तो अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो कंटेंट। यस, रीजनल सिनेमा इस चीज में हिंदी सिनेमा से काफी आगे है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ बायोपिक्स और रीमेक्स ही बनाने हैं तो उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें तो हम ओरिजिनली हर एक इसमें देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसके रीमेक्स बना के सिर्फ हिंदी में क्यों, डब करके प्रेजेंट कर दो, उसके लिए रीमेक्स बनाने की जरूरत नहीं है और फिर वापस उसी चीज पे पैसे कमाना। अभी लोग भी दे आर टायर्ड ऑफ वॉचिंग ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन। अगर आज KGF के ऊपर रीमेक बनेगा तो वो बात ही नहीं आएगी जो यश या जो एक्टर है उन्होंने जो लाई है, तो वो बात नहीं हो सकती। वो जिसने किया है वही, जैसे डॉन के रीमेक्स आए थे, आई डोंट रियली अप्रिशिएट दैट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्वीकिंग द हिस्ट्री कंटेंट जो रहता है, बहुत सारी चीजें, ये तो मैं ओपनली बोलती हूँ कि लोग जैसे संजय लीला बंसाली है जो हिस्ट्री के आड़ में जाके जो प्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिव लग्जरी बोल के, क्रिएटिव फ्रीडम बोल के, इट्स रॉन्ग टू ट्वीक द हिस्ट्री एंड प्रेजेंट इट। क्योंकि हिस्ट्री जो घटी है उसको आप बताना, हाँ, उसको आप क्रिएटिव फ्रीडम में क्लोथ्स में लाओ, ज्वेलरी में लाओ, दैट इज ओके, सेट डिजाइनिंग में ला सकते हो, लेकिन अगर कंटेंट को अगर आप ट्वीक करते हो तो वो कैसे, मतलब आप वो ठीक कैसे हो सकता है। द अदर थिंग इज जैसे अभी रिसेंटली ब्रह्मास्त्र नाम की मूवी जो आई थी, अच्छा है, VFX एनिमेशन के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, बट हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम एवेंजर्स से डायरेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें हमें वो जो लेवल जो बोलते हैं आगे, हाँ, एनिमेशन के लिए मैं बोलूंगी बहुत अच्छा प्रयास किया है इन्होंने, लेकिन कंटेंट के मामले में हमें थोड़ा मैच्योर होना जरूरी है। एवेंजर्स का कंटेंट या डायलॉग्स देखते तो उसके ऊपर हंसी नहीं आती है, बहुत अच्छा, वो कंटेंट ही होता है एंड देयर डायलॉग्स आर लॉजिकल। मतलब देयर इज नो रूम फॉर टिपिकल बॉलीवुड लव दैट वी सी इन एवेंजर्स। एवेंजर्स में भी लव स्टोरीज हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से ये ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है उसको ही स्टिक करो, ये मेरा कहना है। इट इज अ वेरी नाइस अटेम्प्ट। तो डायलॉग्स या ये जो लव एंगल है इसको जरा हम कम कर देंगे तो शायद मूवीज और अच्छी बन सकती है, क्योंकि तो फिर मेन मोटिव जो है तो फिर ये चला जाता है, प्यार 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 क्या, मतलब वी आर प्रमोटिंग समथिंग बेस्ड ऑन नॉट लव बट समथिंग व्हिच इज माइथोलॉजी, व्हिच इज अ ग्रेटनेस ऑफ दैट ब्रह्मास्त्र। हाँ, तो मैम क्या आप हमें ये बताते कि आपका करियर जो था एज ए जर्नलिस्ट था, रिपोर्टिंग था, आप कैसे मतलब प्रोफेसर टीचर में शिफ्ट हो गई? हाँ, जैसे मैंने इसके बारे में बोला है, बहुत बार बोला भी है इसके बारे में, पहले भी बताया कि मैं कभी टीचिंग में आना नहीं चाहती थी। मैं इट वाज नेवर ऑन माय लिस्ट आल्सो, कभी नहीं था, क्योंकि मैं आई वाज ऑलवेज अ स्टेज शाय पर्सन। शायद आज नहीं लगे लोगों को, लेकिन मैं बहुत आई वाज वेरी स्टेज फियरिंग पर्सन दैट मुझे कथक के मतलब डांस शोज जब होते थे तो मुझे बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती थी स्टेज पे जाने के लिए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं 10 लोगों के सामने भी खड़ी होकर बात कर सकती हूँ। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, तो इसीलिए मैं कभी जाना ही नहीं चाहती थी। एक दिन मेरे मेंटर ने मुझे बुलाया और मैं गई, मैंने स्पीच डिलीवर कर दी। वहां पे जाके मैंने लेक्चर ले लिया, बच्चों को अच्छा लगा, उन्होंने जॉब ऑफर किया। मैंने कहा सच में बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो, क्योंकि मैं कभी बोलती नहीं और मेरा नर्वसनेस दिख जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा लगा है बच्चों को, तो मैं ये जॉब ऑफर कर रहा हूँ। तो वो मैंने कहा ठीक है, यहाँ से अच्छी सैलरी मिल रही है तो चलो चलते हैं और ट्राई करके देखते हैं। लेकिन उसके बाद का जो जर्नी है पूरा मेरा टीचिंग का, इट हैज बीन बेस्ट देन मेरा फील्ड जर्नी, क्योंकि जो अप्रिसिएशन मुझे मेरे स्टूडेंट से, स्पेशली स्टूडेंट से मिलता है, भले मेरे कलीग से मिले या ना मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टूडेंट अप्रिसिएशन है दैट इज द लाइफलाइन ऑफ माय टीचिंग एंड आई फोकस ओनली ऑन दैट। मुझे मैनेजमेंट ये चीजें जो है ये ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, बट स्टूडेंट्स को सिखाना और उसमें इन्वॉल्व हो जाना, इट्स आई डोंट नो हाउ इट हैज कम टू मी, बट ये ऐसे ही है, इट हैज
just been like that. Nice, nice. तो मैम, as we know, relationship is a very big part of a human's life. Right. तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आपके और आपके जो हस्बैंड उसके साथ कैसा बॉन्डिंग है आपके, और क्या क्वालिटीज है जो आप लाइक करते हैं आपके हस्बैंड में? मेरी शादी 2014 में हुई है. Okay. और उस वक्त आई वुड से एज अ लाइक लेट्स से बोल्ड होना, लेकिन बोल्डनेस बाहर भी आना, ये जो एक जर्नी है वो मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है. आई हैव लर्नड a lot from him, how to face the world. That's the biggest thing I have learned from him, especially the professional world. It's a never-ending learning that I get a lot of inspiration. I get a lot of energy from him. That how he faces his, issues or problems when it comes to his life, professional life. सबसे ज़्यादा मैंने वो सीखा है. उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और the way he, I will not say teaches me, the way he encourages me. And the best part about him is he immediately, उनको टाइम नहीं लगता एक मूड से दूसरे मूड में, मतलब शिफ्ट होने के लिए. अगर गलती भी है या नहीं भी है तो भी वो जल्दी से या फिर माफी मांग लेंगे, या फिर जल्दी से नहीं, फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू मी. सो ऑल दीज क्वालिटीज हैव मेड मी लाइक fall in love with him again and again. That's how it is. तो मैम, when a woman becomes a mother, it's a very priceless moment for her. जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप एक बेटी भी है, एक वाइफ भी है, और एक बच्चे की, मतलब खूबसूरत बच्चे की माँ भी है. तो क्या आप हमें ये बता दें कि what was your experience with मल्हार? जब मल्हार पैदा होने वाला था, उस वक्त एक दिन, मतलब एक हफ्ते पहले मुझे ये पता चला था कि मेरे पेट में जो एक, मतलब उसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में फाइब्रॉइड जो है वो मेरे मतलब बच्चे निकल जहाँ से बाहर आते हैं उस वे में है. So it was a complicated situation for me. So that's what happened. That doctor said that we have to do cesarean. I was not prepared for that. So 1 week before I came to know that मुझे cesarean करना है, and डॉक्टर ने बोला इसमें डू और डाई की सिचुएशन है मदर के लिए, नॉट फॉर द चाइल्ड, क्योंकि बच्चे को हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर बाय चांस वो गांठ फट गई तो शी कैन डाई ऑन द स्पॉट बिकॉज द ब्लड गेट्स आउट विद इन 3 minutes. सो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि लेट हर एडमिट टू द बिगर हॉस्पिटल, KEM में मुझे एडमिट किया गया. और फिर मल्हार was born on 16 March 2017. तो 16th को सुबह, मतलब 12 घंटे से पहले आप कुछ खा नहीं सकते हो when it is cesarean, तो कुछ खा पी नहीं सकते. तो पहले वो जो थी 15th वाली, it was like a nightmare for me, क्योंकि मुझे पता नहीं था that would I be able to see the baby or not. क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया और अगर वो सच में ऐसा कुछ हुआ कि गांठ फट गई या फिर ऐसा कुछ, तो that can be a problem. I won't be able to see my baby. But he was born and the doctor also said he is like a miracle child, कि वो गांठ हट गई और जहाँ पे कट लेना था it was absolutely like it was a miracle. मैम, जैसे कि आप जानते हैं आप एक वर्किंग वुमेन भी है और आपका पर्सनल लाइफ भी है, बच्चे, हस्बैंड भी आपके, तो आप दोनों चीज कैसे मैनेज कर सकते हैं? Well, इसमें मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज initial 2 years I was not working. Obviously, I gave it to my son. That the initial nourishment is necessary, physically, mentally, both. So पहले 2 साल जो मल्हार जब born हुआ उस वक्त मेरा पूरा 2 साल उसको गया. While working, I'm working since the time I passed out of college. So शादी के बाद भी नॉर्मल था, बट स्पेशली जब मल्हार पैदा हुआ, that was a question कि कैसे हो सकता है. So उस वक्त ये हुआ कि he said that initial 2 years के बाद COVID hit us, और उसके बाद COVID hit होने के बाद we all started working from home. From that time till now, he has the option of working from home. So I go out, I teach, I do my job well, and he takes care of our son at home along with his office. That's how we balance it. Nice. And ma'am, what are your future plans? Future plans आपके क्या है, projects जो आप कुछ करेंगे, और आपका कोई ऐसा wish जो आप चाहते कि that should come true?
राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला प्राइमरी जो विश है वो है बहुत ही अच्छे से PhD मेरी होना और कंप्लीट करना, हाँ एकेडमिकली, प्रोफेशनली। एंड पर्सनल लेवल पे मेरा डेफिनेटली एम ये है कि मल्हार बहुत आगे जाए। दैट इज माय हस्बैंड्स एम कि वो बहुत आगे जाए, अच्छा करे जिंदगी में। एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनली आई हैव, आई विल नॉट से इट्स लाइक अ ड्रीम, बट इट्स अ what I want to bring some good changes in our education system, क्योंकि हमारा education system अभी कुछ अच्छी चीजें implement करने लगा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा orthodox है। तो वो not just on student teacher level but internally on teachers level also there has to be a little bit openness about sharing the knowledge, everything. So for that I want to travel the world, the education, and study the educational systems, and hopefully if it is possible bring that kind of reforms in the Indian education system. सो मैम आप ऐसा कोई आज के युवा को मैसेज देना चाहोगे कि मतलब एक मैसेज जो यूथ को आप देना चाहेंगे? Well, message is only one, that just follow your dreams, follow your ambitions, aims, don't give up on that, because we easily slip into depression or something, very easily because of this celebrity माहौल जो है हमारे आजू बाजू में, जिसकी वजह से हम बहुत easily give up कर देते हैं। तो वो ना होते हुए खुद की जिंदगी खुद के तरीके से जियो। किसी को आइडियल बनाना अच्छा है, लेकिन उसी के जैसा, इट्स बेटर टू बी अ ट्रेंड सेटर देन अ ट्रेंड फॉलोअर। सो मैम हमें बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके, बहुत ही हम उत्साहित भी हुए, इंस्पिरेशन आपसे बहुत सारा मिला, जानते हैं कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।